बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे, एक ख़बर है साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। एक अहम राज से उन्होंने पर्दा उठाया है। और दूसरी ख़बर है हमारे जो मौजूदा सदर हैं आसिफ़ अली ज़रदारी साहब, उनके हवाले से। पहले तो इन दो ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का क़ब्ल अज़ वक्त जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का मामला क्या है। नवाज शरीफ इमरान ख़ान की रिहाई पे तैयार हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इस ख़बर की डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके अलावा हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो हमारे मौजूदा सदर हैं, जो कि पहले साबिक़ सदर थे आसिफ़ अली ज़रदारी साहब, उनको एक बड़ा रिलीफ मिला है। वैसे तो ये रिलीफ उनको पहले भी एक केस में मिल चुका था, जो आसिफ़ अली ज़रदारी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का मुकदमा है, जिसमें एक एप्लीकेशन एहतसाब अदालत में फ़ारूक एच नाइक साहब ने मूव की थी कि चूँकि आसिफ़ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान बन चुके हैं तो उन्हें आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है, उनके ख़िलाफ़ कोई केसेस का मुकदमा जो है वो चलाया नहीं जा सकता। इस पे हुआ ये था कि नैब ने कोई एतराज़ नहीं किया था, प्रोसिक्यूशन की जानिब से किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं थी। तो जज साहब ने तोशाखाना की हद तक तो वो जो कार्रवाई थी आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की हद तक उसको रोक दिया था। अब यह हुआ है कि जो पार्क लेन का मुकदमा है, जो रेफरेंस है नैब का आसिफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़, उस पर भी जो एहतसाब अदालत है, जज साहब हैं नासिर जवेद राना साहब, उन्होंने इस केस में भी जो है जो इस्तिस्ना की एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की हद तक पार्क लेन का जो रेफरेंस है उस पर कार्रवाई को रोक दिया गया है। तो साबिक़ सदर के हवाले से तो ये खबर है। मौजूदा सदर के हवाले से साबिक़ सदर की अगर हम बात करें तो मैंने आपके साथ दो ख़बरें तो शेयर कर दी हैं कि उन्हें इमरान ख़ान साहब ने क्या ज़िम्मेदारी सौंपी है। लेकिन उनकी जो मुलाकात हुई है बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ, मैं कल रात भी देख रहा था कि वही ख़बरें जो कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, उन्हीं ख़बरों पर टीवी चैनल्स पे तबसरे किए जा रहे हैं, तज़किये किए जा रहे हैं और फिर दावे और पेशगोइयाँ की जा रही हैं। दावे क्या थे? वो ये थे कि इमरान ख़ान साहब ने अलवी साहब को ज़िम्मेदारी सौंप दी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को तय किया जाए और उस पर तबसरा ये किया जा रहा था कि जो मैंने आपसे कहा वही बात चैनल वाले भी कर रहे थे कि जब वो सदर पाकिस्तान थे तब अगर वो पीटीआई के लिए, इमरान ख़ान के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर साबिक़ सदर बनने के बाद वो क्या कर पाएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये टास्क इमरान ख़ान साहब ने आरिफ अलवी साहब को दिया नहीं है। चाहे आप तबसरे कर लें, तज्ज़िये कर लें, लेकिन इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने जो ज़िम्मेदारी आरिफ अलवी साहब को दी है वो पार्टी की तनसीम साजी की दी है। लेकिन चूँकि ये इतना कुछ चल रहा था, मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा था, बल्कि कुछ तज्ज़ियाकारों ने यह भी कहा कि ग़ालिबन जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्हें इमरान ख़ान साहब ने पार्टी का चेयरमैन बनाने का फ़ैसला किया है। तो उस पर अलवी साहब ने इस मुलाकात के बाद पहली मरतबा इन इश्यूज़ के हवाले से, इन दावों के हवाले से या क्या सराइयों के हवाले से लबकुशाई की है और बताया है कि उन्हें इमरान ख़ान साहब जो हैं उन्होंने पार्टी का चेयरमैन बनाने का नहीं फ़ैसला किया, बल्कि उन्होंने कहा मैं तो जो पाकिस्तान की आवाम है उनके लिए जो है मैं काम करना चाहता हूँ और ऐसी जो क्या सराइयाँ पैदा की जा रही हैं, जो उड़ाई जा रही हैं, इससे उलझनें पैदा होती हैं। अलवी साहब ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर इस वक्त बेहतरीन क़यादत कर रहे हैं तो अवाम के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। अब अलवी साहब बेशक इस बात से जो कह रहे हैं कि गौहर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी तब्दील किया जा रहा है। मैंने सुबह के व्लॉग में आप नाज़रीन को बता दिया है कि जो बैरिस्टर अपने जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को इमरान ख़ान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है, उसके बाद ग़ालिबन जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद फिर नया चेयरमैन इनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ को जिस बात का एहसास नहीं हो रहा था, जिस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, अगर हम पॉजिटिव लेके चलें, वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि ये हठधर्मी थी तहरीक इंसाफ के कि जानबूझ के जो
इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो अपने ही कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ नहीं करवा रही थी, और एक सियासी बयानिया बनाने के लिए। अब चूंकि पार्टी की बका का इशू है, रिवाइवल का इशू है, तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को दोबारा ऑर्गेनाइज़र के अहदे पे बहाल कर दिया गया है। तो इसलिए अब नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा और नया चेयरमैन PTI जो है वो मुंतखब करवाया जाएगा। अब आ जाते हैं हमारी जो दीगर खबरें हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक कहा कि अगर गवर्नर आज लगाया गया तो मैं गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा कर लूँगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि उनको नया चैलेंज क्या दरपेश है, दावा तो उन्होंने कर दिया। अब इस तरह के जब आप बयानबाजी करते हैं, ये दरअसल आपके अपने पार्टी के वर्कर की ज़हन साजी हो रही होती है। 9 मई के वाक़े से आप लाताल्लुकी करते हैं, आप उसकी मजम्मत भी नहीं करते, आप उसमें माफ़ी भी नहीं मांगते, आप कहते हैं कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं, ये तो हमारे ऊपर डाल दिया गया है, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन था। तो बात यह है कि अगर ये सब कुछ था तो फिर आज आप वही काम क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हम गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे, तो क्या ये दूसरा 9 मई करने वाली बात नहीं है? क्या ये दूसरा 9 मई करके गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा करने की धमकी देने की बात नहीं है? तो इस पे जो ज़रदारी साहब के जाले गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया है इसका, बड़ा सख्त रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आया है। फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि ये जो इस किस्म के दावे करते हैं, पहले तो कहते हैं कि हम आइन को नहीं मानते, तो जो आइन को नहीं मानते उनके साथ तो मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए। आज भी मैं देख रहा था एक सहाफ़ी का तबसरा था कि खान साहब के साथ गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो फैसल करीम कुंडी साहब की बात ठीक है, पहले तो आइन को मानें, आइन को मानते हैं, फिर इनके साथ मुज़ाकरात करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कहते हैं ना कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये माफ़ी मांगेंगे और पैर भी पकड़ेंगे। और फिर उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं ना कि गवर्नर हाउस पे मैं कब्ज़ा कर लूँगा, तो उन्होंने ये भी चैलेंज दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को कि आप आएँ, आप आके कब्ज़ा करके दिखाएं और मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऐसे किसी हमले का, किसी अटैक का जवाब कैसे देना है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में तो हाईवेज़ मौजूद हैं, वहाँ पे आप दौड़ जाते थे, यहाँ पर अगर आपने गवर्नर हाउस का रुख किया या मैली नज़र से देखा तो आपको घसीटूंगा मैं और भागने भी नहीं दूंगा। आप अगर इमरान खान की रिहाई के दावे करते थे, इमरान खान को आप रिहा नहीं करवा पाए, आपने ऐसी हरकत की, गवर्नर KPK की तरफ, हाउस की तरफ आने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, तो आप भी अपने बानी इमरान खान की तरह गिरफ्तार होंगे, आपको भी जेल में डाला जाएगा। तो यहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में मामला चल चुके हैं या पहुँच चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान साहब वाली ख़बर आपके साथ शेयर करके, जो कि बड़ा शोर हो रहा था, हमने भी इस पर बात की कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो ख़बर नाज़रीन यह है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो दौरा पाकिस्तान है वो एक मरतबा फिर मौखर हो गया है। वजह सामने नहीं आ सकी, और आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले या चंद हफ्ते पहले जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए थे सऊदी अरब के दौरे पे, वहाँ पर उन्होंने जाके जब उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उन्होंने दावत दी थी कि आप पाकिस्तान का दौरा करें। वैसे 2 मरतबा मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, और हमेशा मुश्किल वक्त में। ये नहीं कि आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इससे पहले भी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, या परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में थे, या यूसुफ रज़ा गिलानी इक़्तिदार में थे, जितना आप पीछे चले जाएँ, हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान को माली तौर पे और इंटरनेशनल सतह पे भी कोई मसला हुआ है तो पाकिस्तान को हमेशा सऊदी अरब ने सपोर्ट किया है। तो ये दौरा हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा, किसी भी सऊदी हुक्मरान का, सऊदी शाही ख़ानदान के रुकन का, शहज़ादे का, बादशाह का। तो ये दौरा अब कहा जा रहा है कि अब ईद उल अज़हा के बाद जो है वो मोहम्मद बिन सलमान दौरा करेंगे। ग़ालिबन जून के तीसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते के बाद की कोई जो है वो बातें की जा रही हैं, लेकिन हतमी जो तारीख़ होगी वो तब सामने आएगी जब दोनों जानिब के जो हुकाम हैं, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा और सऊदी हुकाम आपस में मिल बैठ के बाहमी मुज़ाकरात के साथ, बातचीत के साथ जो तारीख़ तय करेंगे, वही उनके मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की नई तारीख़ होगी। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो कि कहा जा रहा था कि 19 मई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे, अब वो अगले माह तक चला गया है। जहाँ तक बात है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के कबल अज़ वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की, तो मामला नाज़रीन ये है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ी साहब, वो आप जानते हैं कि वो अक्टूबर में रिटायर्ड होंगे। अब ख़बर ये है असल कि मुनीब अख्तर साहब कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाने जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी साहब ने अज़रबैजान जाना है। वहाँ पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास होने जा रहा है, उसमें उनको दावत दी गई है।
18 से लेके 22 तक काजी फैसल साहब जो हैं वो अज़रबैजान होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के फ़ैसले के मुताबिक जब चीफ जस्टिस मौजूद ना हो तो सीनियर पीनल जज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो बन जाता है, कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाता है। आप हैरान हो रहे होंगे तो फिर अगर काजी फैसल साहब जा रहे हैं तो उसके बाद तो फिर मंसूर अली शाह साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनना चाहिए। इत्तफाक से नाज़रीन, जहाँ काजी फैसल साहब जो है वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, वहीं मंसूर अली शाह साहब ऑलरेडी जो हैं वो बैरून मुल्क के दौरे पे हैं और वो 2 हफ्तों के दौरे पे हैं। अमेरिका का बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी कोई लॉ कॉन्फ्रेंस है, जो वर्कशॉप है, वहाँ पे वो शिरकत करने के लिए गए हैं और वहाँ पे की नोट जो है उनका एड्रेस होगा। तो ना काजी फैसल साहब होंगे, ना मंसूर अली शाह साहब होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं 18 मई को जाएंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 22 की उनकी वापसी है। तो 18 से लेके 22 तक जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे और इस हवाले से जो फैसला है या जो डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से वजारत कानून को लेटर जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस से लिख दिया गया है कि आप बाज़ाब्ता तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दें, मरासला सर्कुलर जारी कर दें। तो ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस बनने की जो खबर की डिटेल हैं वो आपकी खिदमत में पेश की। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब किस बात पे बरहम है उस पर आने से पहले इमरान खान साहब जो है वो उनकी रिहाई के मामले पे नवाज शरीफ साहब रज़ामंद हैं, तैयार हैं। और ये नाज़रीन ख़बर दी है किसी और ने नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने दी है। राना सनाउल्लाह साहब आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के भी करीब हैं। जब वो वज़ीर पंजाब थे उनके वज़ीर कानून होते थे, जब वज़ीर आज़म थे उनके वज़ीर दाखिला थे, लेकिन उनका नवाज शरीफ के साथ, मरीम नवाज़ के साथ भी बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस बात पे तैयार हैं इमरान खान की रिहाई पर। नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो तैयार है कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। और साथ में जो ये मुख्तलिफ और शोशे छोड़े जाते हैं, क्या सराइयाँ की जाती हैं कि दोनों भाइयों में तज़ादात मौजूद हैं, इख्तलाफात मौजूद है, इस पर भी राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े वजाहत के साथ ये स्टेटमेंट दिया है कि दोनों भाइयों में, चाहे वो नवाज शरीफ हैं चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, दोनों में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों एक पेज पे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पे हैं, इसके अलावा दोनों भाइयों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वैसे भी नाज़रीन, हम अपने व्लॉग में जब भी ऐसा कोई इशू होता है, जब ऐसे तबसरे होते हैं कि नून लीग से मीम लिख लेगी, नून लीग से शीन लिख लेंगे, हम कहते रहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास कमांड है, वही पार्टी को चलाते हैं। उनके फैसले के बगैर शहबाज शरीफ साहब चाहे वज़ीर आज़म बन चुके हैं, दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं, उनके कहे बगैर, अपने भाई की इजाज़त के बगैर वो ये मोबाइल फ़ोन उठा कर यहाँ पे भी नहीं रख सकते। अगर पार्टी की सतह पे कोई बात हो रही है, मुस्लिम लीग नून के वोटर की बात हो रही है, तो उसमें अगर ये मोबाइल फ़ोन भी आ रहा है तो इसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की रजामंदी के बगैर, उनके फैसले के बगैर इसको छेड़ नहीं सकते। तो जो भी फैसला करते हैं वो आज भी नवाज शरीफ करते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान की रिहाई पे तैयार हैं, इसकी डिटेल अभी सामने नहीं आई, क्योंकि ये दरअसल राना सनाउल्लाह साहब ने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है। अब किन शराइत के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने रजामंदी का इजहार किया है, वो तैयार हैं कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, वो जब रात को ये इंटरव्यू नशर होगा तो तमाम डिटेल सामने आ पाएंगी कि क्या नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि बेशक मेरी तरफ से इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, मुझे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन वो जो मुकदमात हैं उनसे मुतल्लिक नवाज शरीफ क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर उसमें कुछ मुकदमे तो ऐसे हैं जो कि इधर से नहीं उधर से हैं, ताकतवर हलकों से हैं। तो फिर देखना ये होगा कि किन शराइत के ऊपर जो है ये रजामंदी या जो नवाज शरीफ तैयार हैं कि उनको रिहा कर दी जाए, किन शराइत के ऊपर है। जहाँ तक नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की बरमी का ताल्लुक़ है, तो शहबाज शरीफ साहब इस बात पे बरम हैं, ये नवाज शरीफ की रिहाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हुकूमती मामले के हवाले से उन्होंने बरमी का इज़हार किया कि जो एक फ़ैसला किया गया था कि जो फ़ाइल सिस्टम है सरकारी महकमों में, चाहे वो वजारतें हैं, कारपोरेशंस हैं या मुख्तलिफ डिवीज़न्स हैं सरकार की, उनमें ये जो फ़ाइलों का सिस्टम है, फ़ाइलें पुट करना, उस पर सिग्नेचर करना, फिर वो फ़ाइल आगे चलती है, ये सिस्टम ख़त्म किया जाए, ये शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया था। वैसे तो इमरान खान साहब ने भी फ़ैसला किया था, लेकिन चलें, फ़ैसला ये था कि हमने ई सिस्टम पे जाना है, ई ऑफिस पे जाना है, यानी कंप्यूटर के ज़रिए तमाम चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये फाइलिंग वगैरह नहीं होगी।
उसमें जो सुस्ती या जो गैर जिम्मेदारी देखी गई और वक्त के ऊपर ये सिस्टम जो है वो इंस्टॉल नहीं हो सका, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने बरहमी का इजहार किया और ये कहा है कि फ़ौरी तौर पे सुस्ती, ये जो लापरवाही है ये नहीं होनी चाहिए और फ़ौरी तौर पे जो मैनुअल फाइलें हैं उनको ख़त्म करके तमाम जो काम है सरकार का उसको ई ऑफिस पर मुंतकिल किया जाए। और वो भरम है कि ये काम वक्त पे क्यों नहीं हो सका। तो देखते हैं। वैसे तो नाज़रीन हमारे मुल्क में होता है कि एक फ़ाइल उठा के अगर साथ वाले ऑफिस में भी लेके जानी है तो उसे ले जाने में भी बड़े दिन लग जाते हैं। अब अगर ये सिस्टम आता है ई ऑफिस का तो क्या इसको ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्ट करेगी, ये भी बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पे बहुत सारे काम ब्यूरोक्रेसी की वजह से रुके रहते हैं। यानी ये जो एक फ़ाइल दूसरी ऑफिस में जानी है वो आपकी टेबल पे पड़ी रहेगी, वो जब दूसरा पूछेगा ऊपर वाला कि वो फ़ाइल कहाँ पे है तो फिर वो फ़ाइल उठा के दूसरे कमरे में भेजी जाएगी। तो ये इस तरीके से होता, अल्लाह करे पाकिस्तान में बेहतरी हो। इसके अलावा नाज़रीन जो डिप्टी वज़ीर आज़म साहब हैं जनाब इसहाक़ डार साहब, उनकी भी अगर हम बात करें तो उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है जिसमें 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी गई है कि इनकी निजकारी होनी चाहिए और जिसमें सर फहरिस्त जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। मैं नाज़रीन किसी एक आध व्लॉग में मैंने बात की थी कि ये जो जहाज़ की सवारी है ये गरीब की सवारी नहीं है, लेकिन इस अमीर की सवारी को यानी इंटरनेशनल एयरलाइन को, PIA इंटरनेशनल एयरलाइन को चलाने के लिए जो उनका खसारा है वो आवाम के टैक्स पे, जो कि एक गरीब आदमी पे पैसा खर्च होना है तरक्याती मंसूबों पे, उसकी फलाह पे, उसकी वेलफेयर पे, उस पैसे से रकम निकाल के PIA को चलाया जाता है, उसका खसारा पूरा किया जाता है। तो मेरी राय ये थी कि अगर ऐसा कोई भी इदारा है कि आप पब्लिक का पैसा उसके खसारे में डालें और उसको चलाएँ, ऐसे इदारे को आप बेच दें, चाहे OLX पे बेच दें। तो अब इसकी मंजूरी भी हो चुकी है, इक़दाम पहले भी चल रहे थे, बिल्कुल इसकी निजकारी होनी चाहिए। इससे पहले आप PTCL देख लें, कुछ चल रहा है, किसी को कोई नुकसान हो रहा है नहीं, पाकिस्तान को कमा के दे रहा है। और मैं रेलवे के हवाले से भी यही कहूँगा, स्टील मिल के हवाले से भी यही कहूँगा। और ये इदारे माजरत के साथ इसलिए तबाह हुए, चाहे PIA हो, स्टील मिल हो, रेलवे हो, क्योंकि इसमें गैर ज़रूरी और बहुत ज़्यादा भर्तियाँ की गई और भर्तियाँ कर करके इस इदारे का बेड़ा गर्क किया गया, इनको सफ़ेद हाथी बना दिया गया। यानी एक जहाज़ पे आपको अगर 40-50 का स्टाफ दरकार है, वहाँ पे PIA में कितने लोग भर्ती किए गए? 500 लोग भर्ती किए गए। तो ऐसी भर्तियों में वो इदारा कैसे चलेगा? तो देखते हैं ये निजकारी का अमल कब मुकम्मल होता है। इसके अलावा नाज़रीन जो नॉन फाइलर हैं, जो लोग टैक्स नहीं देते, लोग बात तो करते हैं ना कि हमें वो मगरब वाली सहूलियात चाहिए, जहाँ आप बीमार हो जाएं, आप हॉस्पिटल में जाएं, आपको बेहतरीन किस्म का इलाज मिले, आपको बेहतरीन किस्म की स्कूलिंग मिले, आपको इंश्योरेंस मिले, आप अगर बेरोज़गार हैं, हुकूमत आपको वजीफ़ा दे। तो उन हुकूमतों में, उन ममालिक में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो टैक्स भी उतना आवाम को देते हैं, वो टैक्स देते हैं, इतना पैसा उनके यहाँ कलेक्ट होता है तो उनके पास खर्च करने के लिए जगह नहीं होती, तो वो इस तरीके से आवाम को रिटर्न करते हैं। एजुकेशन की सूरत में, हेल्थ सिस्टम की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में आपको वज़ाइफ दिए जाते हैं। यहाँ पे लोग टैक्स नहीं देते, यहाँ पर तनख्वाहें देने के लिए कर्ज़ा बाहर से लिया जाता है और जब टैक्स ना देने की बात होती है लोग कहते हैं कि ये मोबाइल ख़रीदा है, इस पे हम टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं उसमें हम टैक्स देते हैं, गैस का बिल देते हैं उसमें हम टैक्स देते हैं। उन लोगों से टैक्स कलेक्शन की बात नहीं होती जो टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे उनकी बात होती है। यानी एक दुकानदार है ब्लू एरिया की अगर हम बात करें, वो माहाना 10 लाख अगर कमा रहा है या 5 लाख कमा रहा है और 5 लाख में अगर वो टैक्स दे रहा है, 5 लाख का मतलब क्या है, साल का वो 60 लाख कमा रहा है, 10 लाख माहाना कमा रहा है तो साल का 1 करोड़ 20 लाख कमा रहा है। तो अगर किसी बिल में 1000-2000 टैक्स दे रहा है तो क्या उसका टैक्स इतना बनता है? उसका टैक्स बहुत ज़्यादा बनता है, टैक्स रेशो के एतबार से ज़्यादा बनता है। और मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ टोटल GDP का 10% भी टैक्स कलेक्ट नहीं होता। और जिन ममालिक की हम मिसालें देते हैं कि वहाँ पे ये सहूलियात मैसर हैं, वहाँ पर टोटल GDP का जो टैक्स कलेक्शन जो रेशो होता है वो नाज़रीन 25%, 30%, 35% तक होता है। तो पाकिस्तान उनका कैसे मुकाबला करे? अब ये फैसला किया गया है कि जो नॉन फाइलर हैं उनकी मोबाइल सिमें बंद की जाएंगी और वो भी चंक्स में मुख्तलिफ मतलब मरहलों में बंद की जाएंगी। इत्तफाक राय हो चुका है FBR में और टेलीकॉम कंपनियों में कि पहले मरहले में मैनुअली 5000 जो टैक्स नॉन फाइलर हैं
उनकी सिमें बंद की जाएंगी, बाकियों को मैसेजेस किए जाएंगे। लेकिन जब तक उनकी सिमें बंद होंगी तब तक वो जितना लोड करेंगे, जितना पैसे डालेंगे उसमें या डाटा लेंगे, उस पर इजाफी उनको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आगे चल के, अभी तो इत्तफाक मतलब कंसेंसस हो चुका है, लेकिन आगे चल के अगर टेलीकॉम कंपनियों ने इनकार किया कि हम ये सिमें बंद नहीं करते, तो फिर इस सूरत में 15 मई से जो है वो इन टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ, यानी 15 मई से आगे जाके इन टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे ज़्यादा